हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। और ये जो वीडियो है ये हो सकता है कि हम दो सीरीज़ के अंदर दें, यानी कि एक वीडियो जिसमें हम कुछ बातें करेंगे पॉलिटिकली भी और कुछ जो बाकी इंडेक्स हैं अदर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी उनकी भी, और दूसरी के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भाई किस तरीके से हमारे बाज़ार उनके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आज जो है एनालिसिस को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। और सबसे पहले जो है आज मैं वीकली जो चार्ट है निफ्टी बैंक का उसकी भी चर्चा करूंगा, और उसके अलावा जो बैंक निफ्टी है उसके वीकली चार्ट के साथ साथ निफ्टी के वीकली चार्ट की भी बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके अलावा जो हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे वो बात करेंगे बिटकॉइन की, उसके अलावा डॉलर इंडेक्स की, उसके अलावा कर्नाटका के जो इलेक्शंस हैं उनकी, और बाकी जो चर्चा है वो दूसरी वीडियो में हम करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली चर्चा करते हैं कर्नाटका का इलेक्शन। और ये जो इलेक्शन है ये साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यानी कि कर्नाटका के रिजल्ट से रिलेटेड है। देखिएगा, साउथ का रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस सबसे कमज़ोर है, और यही एक स्टेट था जहाँ पर कि बीजेपी सबसे मजबूत थी, और बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर आई है। और इस बैकफुट पर आने का जो मुख्य रीज़न है वो वहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही थी बीजेपी का, वो एक रीज़न बताया जा रहा है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, यानी कि जो सिद्धारमैया जी थे या डीके शिव कुमार जी, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से जो है इलेक्शन को भी मैनेज किया, और लोगों की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है उनके साथ वो जो है जूझते हुए नजर आए। और पीछे आपने देखिएगा जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ तो नंदिनी जो कि वहाँ पर एक मिल्क जो प्रोड्यूसर है, वहाँ पर जैसे यहाँ पे गुजरात में जिस तरीके से अमूल है वैसे ही वहाँ पर नंदिनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये निकल कर आती कि वहाँ पर वो कांग्रेस ने उसको जो है किसानों के साथ जोड़ दिया, फिर मिल्क रेवोल्यूशंस के साथ जोड़ दिया, और उसके साथ साथ जो मूलभूत चीज़ें थी कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर, वो जो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको उन्होंने जो है उजागर किया। जिस तरीके से मैं एक सिंपल सी बात आपको बोलूं कि भाई जिस तरीके से महंगाई का जो मुद्दा है वो कहीं पर भी हावी नहीं होता था, यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है उसको महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ी है। और मैं जैसे आपको बोलता भी हूँ कि जिस तरीके से स्कूटर और बाइक की डिमांड तो नहीं है, लेकिन 20 लाख की 25 लाख की गाड़ियों की बहुत अच्छी डिमांड है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो काफ़ी परेशान था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो सिद्धारमैया जी या जो डीके शिव कुमार, और स्पेशली हम बात करें तो डीके शिव कुमार ने बहुत ही मतलब एग्रेसिवली जो है कैंपेन किया, और उसका असर जो है आपको यहाँ पर कांग्रेस के विनिंग सीट्स में देखने के लिए मिल रहा है। ये तो थी वहाँ की कर्नाटका की ग्राउंड रियलिटी। अब इसका इम्पैक्ट जो है बाजार किस तरीके से लेगा, हमने तो उस मुद्दे पे बात करनी है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा ये बनता है कि भाई इसको बाजार कैसे लेगा। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि बाजार इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था, क्योंकि एग्जिट पोल में जो चीज़ें आई थी उसके बाद बाजार चला और बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो सभी लोगों का मानना ये है कि भाई बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट कर दिया उस पर, तो बाजार इस सब चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठा था। लेकिन मैं इस थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ, और मैं डिफरेंट मेरी जो सोच है, देखिएगा सब लोगों को सोचने का अधिकार है अलग अलग। तो मेरी सोच ये बनती है कि देखिएगा बीजेपी के लिए एक चैलेंज है, और मैं सबसे एक बात मानता हूँ कि जब कभी कोई जीत होती है, इवन हम भी कोई शेयर प्राइस में कभी बहुत अच्छी रिटर्न्स बनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और जो अगला जो शेयर जिस पर आप बैट लगाते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है, और आपको ये भी लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमने की, इन चीज़ों को हमने एनालिसिस किया और वो वास्तव में हमारे लिए वर्कआउट हुई। तो हालांकि देखिए इन सब फैक्टर में एक लक का फैक्टर तो देखिएगा होता है, मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें थी, जो सिनर्जी थी, वो कांग्रेस के फेवर में थी। अब कांग्रेस के लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है, देखिएगा जब कभी कोई जीत होती है ना तो एक मोटिवेशन लेवल जो है ना बड़ा हाई होता है, यानी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। और जो इलेक्शन हार रहा होता है उसके लिए एक सेटबैक होता है। हालांकि बीजेपी देखिएगा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, तो वो भी उसको रीअसेस करेंगे, बट कांग्रेस इस चीज़ों को बहुत पॉजिटिव ले सकता है। और यहाँ पे 3 मेजर स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले होने, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है।
तीनों नॉर्थ स्टेट्स हैं और जहाँ पर 3 में से 2 स्टेट्स में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है। अब यहाँ पर जो लड़ाई है, जहाँ पर लोकल लीडरशिप की बात करते हैं, मान लीजिए सेंट्रल लीडरशिप तो बहुत अच्छा करती है, जैसे राजस्थान के अंदर जो गहलोत जी और सचिन जी की खींचातानी रहती है, लेकिन उसके बाद अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो वसुंधरा जो गवर्नमेंट थी उससे लोग काफ़ी परेशान थे और जिसकी वजह से कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिला। और कांग्रेस के अंदर अभी अशोक गहलोत की जो सरकार है वो वहाँ के लोगों का मानना है कि ठीक काम कर रही है। और कुछ इश्यूज तो देखिएगा हर सरकार के साथ रहते हैं, बट राजस्थान में सरकारें हर 5 साल बाद बदलती है, ये भी एक प्रथा रही है। बट यहाँ पे राजस्थान के फ्रंट पे देखेंगे कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर जैसे सिद्धरामैया और DK कुमार साथ आए हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस भी यहाँ पर एक अच्छा चैलेंज दे दे, और क्योंकि कर्नाटका से मोटिवेशन मिल रहा है तो इस चीज़ को बाजार जो है कंसिडर कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का मोराल जो है यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट तो होगा जरूर से जरूर। दूसरी बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में उनकी खुद की सरकार है और वहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर भी एक कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस में होगी। तो जैसे राजस्थान में टक्कर रहेगी बीजेपी कांग्रेस की, वहाँ पर भी रहेगी। मध्य प्रदेश में हालांकि शुरू में जब सरकारें बनी तो कांग्रेस ने किया था, फिर बाद में जब सिंधिया जी आए या बाकी जो और इश्यूज हुए तो सरकार बीजेपी की आ गई। तो कुल मिलाकर जो वहाँ पर अभी जो तीनों स्टेट्स हैं यहाँ पर बीजेपी का तो देखिएगा मोरल है ही पहले है ही, लेकिन वो जब बीजेपी को भी रीथिंक करना पड़ेगा कि भाई जो आम लोग हैं उनसे जुड़ी हुई समस्या को आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखिएगा सरकारें ये बात मानती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा बट ये एक नॉर्मल है, सरकारें ये मानती है कि आटा दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, थोड़ी सी बिजली फ्री दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है जी, और आदमी जीता रहेगा। और हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन, हर 5 साल बाद विधानसभा के इलेक्शन या जो लोकल इलेक्शन है उनमें वोट डालता रहेगा। तो अल्टीमेटली सरकारें इस एंगल से सोचती हैं, बजाय कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, यानी कि आम लोगों का जीवन स्तर किस तरीके से उतर सकता है उस पर कम ध्यान देती है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट जो है इंसान कर सके, जिसमें एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पर ज़्यादा कोई फोकस होता नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकारें जो है डेमोक्रेसी का नाम लेके जो फ़ायदा उठाते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजतंत्र का पूरा फ़ायदा जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पर राजा की तरह ही यूज़ होता है और लोगों को केवल इसलिए जिंदा रखा जाता है कि भाई वो हर 5 साल बाद वोट दे। तो मैं ये इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मानता हूँ और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कसूर है, क्योंकि हम सब लोगों को ये लगता है कि यार फ्री में मिल रही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है कि सरकारें कोई भी आए लेकिन एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है बाजार चाहता है, तो बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई यहाँ पर भी एक कांटे की टक्कर हो सकती है। और हमने जितने इलेक्शंस में मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की हमने कि जब कांग्रेस की और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर होती है और थर्ड फ्रंट नहीं होता है तो वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाती है, बेशक से बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कमज़ोर हो। तो अगर स्टेट लीडरशिप जहाँ पर कांग्रेस की अच्छी है वहाँ पे कांग्रेस निकाल लेती है। जैसे मान लीजिएगा पहले अमरिंदर सिंह थे, पंजाब में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था उनका। तो ये सब चीज़ें जो है बाजार रीथिंक करेगा और आने वाले समय में बीजेपी क्या करती है, क्या नए एक्शंस लेती है। तो जो चीज़ें हैं जिस तरीके से अभी इन्होंने कर्नाटका के इलेक्शन में भी बहुत मुद्दा उठाया कि जो इलेक्शन हम सिलेंडर 500 रुपये का देते हैं, सरकार 1100 रुपये का देती है, तो वो सब्सिडी जो है वो सब आप लोगों को मिलती है, या डीजल या पेट्रोल के प्राइस जब क्रूड ऑयल के कम होते हैं तो सरकारें नहीं करती हैं। मान लीजिएगा एक 20,000 या 30,000 रुपये का खर्चा करने वाला व्यक्ति अगर उसको 3,000 रुपये का खुद का खर्चा बच जाता है तो वो 3,000 रुपये डिस्क्रिशनरी परचेज के ऊपर या जो वो क्योंकि कंज्यूमर है वो 3,000 रुपये कहीं ना कहीं कंजम्पशन में लाएगा, तो उससे इकोनॉमी बहुत अच्छा कर सकती है, ये मेरा पर्सनल मानना है। और अगर वो 3,000 रुपये सरकार के पास जाते तो सरकार फिर वही फ्री की फैसिलिटीज़ देती है, तो वो इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगता पर्सनली अच्छा होता है। तो अगर जैसे पूरे वर्ल्ड में देखिएगा जो कंट्रीज़ हैं वो आज क्या कह रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी भी जो ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन या रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ी रहती है। बट जिस तरीके से सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस हुई और जिस तरीके से कोविड के बाद छोटे मध्यम उद्योग, देखिएगा मैं जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ, जितने छोटे मध्यम उद्योग है भाई साहब वो दोबारा से उठने के लिए तैयार है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इतने बड़े हो गए हैं कि छोटे को जो है काम नहीं करने दे रहे हैं।
काम इसलिए नहीं करने देते क्योंकि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो गई है। ना तो उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज है, ना उनके पास मार्केटिंग एक्सपर्टाइज है। ऊपर से जो कोविड में लॉस हुआ तो गवर्नमेंट ने हालांकि क्रेडिट गारंटी स्कीम तो दे रखी है, तो वो जो पैसा बैंकों ने उधार दिया हुआ है उसके ऊपर भी एक तलवार लटकेगी, जिसका असर आपको 2 या 3 साल बाद पता चलेगा। इस बार की जो बैंकों में लोन ग्रोथ आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि सब लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। अब जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी लोन के रूप में ले लिया, इनकी रीपे कैपेसिटी देखेंगे कि 2 साल बाद या 3 साल बाद पता चलेगा। इसमें मोस्टली जो पर्सनल लोन है वो बैंकों ने काफ़ी बांटे हैं, तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है बाजार कंसिडर करेगा। दूसरी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ डॉलर इंडेक्स। देखिएगा डॉलर इंडेक्स जो है 100 के करीब आया था और 101 के करीब आया था, और ये दोबारा से रीबाउंड हो रहा है। देखिएगा डॉलर इंडेक्स जब गिरता है, जब डॉलर इंडेक्स गिरता है, इंटरनेशनली जो स्टॉक मार्केट्स हैं और हमारी भी जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ने के क्रम में रहती है। अगर हम यहाँ पे भी देखें कि मार्च के बाद, अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च के बाद ये देखिएगा मार्च के बाद मार्च एंड से डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता हुआ नजर आया। उस स्थिति में हमारे बाजारों ने और इंटरनेशनली बाजारों ने, यूएस के बाजारों ने, यूरोप के बाजारों ने, सब ने बहुत अच्छी तेजी दिखी यहाँ पे, और तकरीबन 10% की रैली सभी बाजारों में रही, चाहे वो यूरोप के थे, चाहे वो यूएस के बाजार थे, चाहे वो इंडिया के बाजार थे। ठीक है जी, अदर देन पाकिस्तान वहाँ पे या जो इकोनॉमीज बिल्कुल ध्वस्त हो गई उनको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हालांकि को मलेशिया का बाजार में भी कुछ नहीं था ज़्यादा। तो हालांकि जो कोरिलेट अगर हम करें तो जो मेन इकोनॉमीज़ है उनके जो इंडेक्स है वो बढ़ते हुए नजर आए। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन। और बिटकॉइन मैं ट्रेड नहीं करता, ना मैं इन्वेस्ट करता, ना मुझे समझ में आता, लेकिन इसके जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी हमारे बाजार के साथ कोरिलेट करते हैं। तो वो जो कोरिलेट करते हैं उसको आपने बड़े गौर से देखना है। उसमें मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब डॉलर टर्म्स के अंदर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है, अगर हम ये देखें कि ये मार्च के एंड का है, तो मार्च के एंड से ये जो लेवल्स हैं तकरीबन 20,000 के लेवल से बिटकॉइन 31,000 के आसपास गया, 31,000 के आसपास। अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान ये बिटकॉइन अभी गिरता गिरता दोबारा से 27,000 के आसपास आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यूएस के बाजारों में भी ऊपर के लेवल पर एक सेलिंग देखी जा रही है, और यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं काटा वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो यहाँ से हमें अभी अपने इंटरनेशनल मार्केट के अगर जो बाकी सेंटीमेंट्स हैं, अगर हम गोल्ड को भी कोरिलेट करें तो भी पता चल जाएगा कि हमारे बाजार कहीं ना कहीं नियर पोज के आसपास है। तो ये जो हफ्ता है ये हमें लगता है शायद कंसोलिडेट करेगा, और थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क भी हम देख सकते हैं। बाजार में एक ओवर ऑप्टिमिज्म आ रखा है, और अगर हम वीकली या मंथली चार्ट हम जो दूसरी वीडियो में देखेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मेरे जो मत है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, कभी कभी आपको लगेगा रविंद्र सर बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। देखिएगा मैंने एक न्यूट्रल राय रखने की कोशिश की है कि जहाँ पे बीजेपी की खामियां थी वो मैंने बताई कि भाई जो आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं, या जो मतलब कोविड के बाद लोगों के काम धंधे, या जो फार्मर्स की जो रियल प्रॉब्लम थी कि भाई जो उनकी वेल्थ डबल कर देंगे, क्योंकि ये जो बेसिक इकोनॉमी है ना, अगर ये ग्रो करती है ना तो पूरी इकोनॉमी ग्रो कर जाती है। तो वहाँ पर अभी हमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। आप चाहे ऑटो के नंबर्स में देख लीजिएगा, जो गाड़ियाँ 2-4-5 लाख रुपए की, उनकी सेल में ग्रोथ नहीं है। जो 1.5-2 लाख रुपए की या लाख रुपए की बाइक या स्कूटर से, वहाँ पर कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। जो ग्रोथ आ रही है वो बहुत सुपर रिच जो गुड्स हैं जो लोग खरीदते हैं, वहाँ पर एक बाएंगे। इसका मतलब है कि कोविड के बाद एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, और जो गरीब है वो या तो उसी लेवल पर है पिछले 2-3 साल से, उसने कोई ग्रोथ नहीं की है। यानी कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके हिसाब से उसकी फैमिली की इनकम या ग्रो नहीं हुई है, या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो नहीं हुआ है। और जो मिडिल क्लास है उसके साथ भी सेम है। जो अपर मिडिल क्लास है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की साइड में चला गया, और जो लोग एजुकेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है या प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सब एजुकेशन से आता है कि आप प्रोफेशन या कोई भी काम धंधा करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो शायद हमारे यहाँ पर
थोड़ी सी स्लो है, और वो शायद गवर्नमेंट पे कोई उंगली भी नहीं उठाता। अगर आज से हम 20-25 साल पहले देखें तो बहुत सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे या लोग पढ़ लिख के जो है कुछ करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पर भी कंपटीशन ये हो गया, क्योंकि जो एजुकेशन है उसमें भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि जो बहुत अच्छी एजुकेशन है उसमें काफ़ी बड़ा पैसा जो है एक फैमिली की इनकम का जाता है। चाहे वो आप IIT की कोचिंग में देखिए, चाहे MBBS की कोचिंग में देखिए, यानी कि NET की कोचिंग में देखिए, या जो बाकी जगह, तो बहुत जगह पर जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है वो वहाँ सोच ही नहीं पा रहा है, या ग्रोथ करने की कोशिश तो दूर की बात है कि वहाँ पर वो अपने बच्चों को बहुत हायर एजुकेशन में ले जाए, बजाय कि वो अपनी फैमिली चलाने में ज़्यादा जो है परेशानी देख रहा है। तो ये शायद रीज़न रहा है मुझे कि जो शायद कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस की जो मतलब लीडरशिप थी, स्पेशली स्टेट लीडरशिप, वो शायद वहाँ पर लोगों को ये समझाने में सफल रही, और जो शायद हमें इस इलेक्शन रिजल्ट के अंदर भी देखने के लिए मिला। और बीजेपी की भी जो मतलब लोकल लीडरशिप है या जो गवर्नमेंट थी, उससे भी शायद थोड़ा सा लोग खफा थे। ये जो मेरे व्यू हैं, ये मार्केट के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें खबरें सुनते हैं या हम देखते हैं, या जो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। पर किसी को भी अगर ये आहत होता है कि भाई मैं कांग्रेस का फेवर कर रहा हूँ या बीजेपी का फेवर कर रहा हूँ, तो आप ये समझिएगा मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल राय रख रहा हूँ बिना किसी भेदभाव के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर से जरूर इस वीडियो में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।